Okay, a force of 10 Newton acts on a body, moves 10 meter distance perpendicularly. So main thing is a perpendicular. Perpendicular का मतलब है 90 degree. So 90 degree के लिए आपकी work done doesn't work. W is equal to FT cos theta. So the work has to be in the direction of the displacement of the force. So the answer is 0, which is not present here. So none of these. Absolute potential on object at infinite height with respect to Earth is taken as 0. यानी अगर आप फॉर्मूला लगाएं u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर और उसमें अगर आप r की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें सो दैट विल बी 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. सो इट्स आंसर 0. कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन रिपीट है. इट्स आंसर इज नन ऑफ दीस एज डिस्कस्ड बिफोर. इसमें अगर इसमें ऊपर देखें जो फॉर्मूले में r की जगह पे आपने इन्फिनिटी पुट किया तो 0 आया. लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अगर अर्थ के सेंटर पे आप मींस r इक्वल टू 0 पे बताएं कितनी होगी तो वो भी 0 ही होगी. बिल्कुल. तो इसका मतलब है कि वहां पे फिर ये रूल ना लगाएं कि r पे आप 0 पुट करें, वो तो इन्फिनिटी आएगा. तो इसका मतलब है दो जगहों पे. हाँ, जैसे हमने डिस्कस भी किया था ग्रुप में कि जो बास फॉर्मूलाज हैं वो यानी डायरेक्ट और इनवर्स दोनों रिलेशन रखते हैं. उसमें फिर जो चीज इंपॉर्टेंट मैटर करती है वो ये करती है कि आप जो पैरामीटर्स ले रहे हैं वो सब कांस्टेंट होने चाहिए. जैसे g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, आई थिंक सो. तो इसमें हम जब इसको यूज करते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, क्योंकि ये मैस हमारा कांस्टेंट, लेकिन जब इनसाइड जाते हैं टुवर्ड्स द कोर एट द सेंटर ऑफ अर्थ तो मैस कांस्टेंट नहीं है. जो चीज कांस्टेंट वहां पे ले सकते हैं वो है डेंसिटी. तो फिर हमारा जो फॉर्मूला हमने थोड़ा सा रीशेप किया था मैस की जगह डेंसिटी पुट करके, आई डिड नॉट रिमेंबर द कांस्टेंट्स बट वो था प्रोपोर्शनल टू आर. सो जो u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर है, ये है ही सरफेस के बाहर. हम जमीन के कोर्सेस को हमने ना तो कंसीडर किया है उस तरह, और यानी इस थोड़ा सा ये बीएससी की बुक्स में बेसिकली ग्रेविटी के चैप्टर में ये चीज डिस्कस्ड है, इसके प्रूफ मौजूद है वहां पर. यही चीज पे डिस्कशन उन्होंने की हुई है कि अर्थ की जो ग्रेविटी की जो पेक्यूलियर नेचर है ना. तो इट्स अ जनरल रूल. यहाँ पे हम ये बना सकते हैं कि जब भी फिजिक्स का कोई फॉर्मूला जो दो, जैसे पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर एंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, कि अगर करंट को देखें तो पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और अगर हम वोल्टेज को देखें बैटरी के तो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है. तो फिर रूल यही है कि आप देखें कि कौन सी चीज कांस्टेंट है उस पूरे प्रोसेस के दौरान, वो फॉर्मूला उस केस में अप्लाई होगा. जैसे कि अगर हम पैरेलल सर्किट लेते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है, सो वी विल गो फॉर द P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर. और अगर सीरीज सर्किट है, करंट सेम है, सो इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. सो this is sort of a general rule which usually used. I don't know if we can generalize it or not. Okay, which of the following is an example of non-conservative force? Again, we can have more than one option. So frictional and tension दोनों जो हैं वो path dependent हैं. path अगर आप change करेंगे, way change करेंगे तो आपका जो आंसर है work done का वो change हो जाएगा. So it's a non-conservative force. The ratio of escape velocity to the orbital velocity, escape velocity का formula है v escape half mv square से gmm over r होता है, तो it will be 2gr I think. और जो दूसरा फॉर्मूला ऑर्बिटर का वो gr है सिर्फ. तो जब आप रेशियो लेंगे, you can correct me if I'm not remember the formula exactly. So ये फिर हमारा √2 आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे. gr से कट जाएगा. एंड इंटरेस्टिंगली वी कैन डिस्कस, ये हम जब चैप्टर 6 में जाएंगे तो इसे डिस्कस करेंगे. जो 2gr का फॉर्मूला है, द सेम सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला पॉप्स अप इन अ टोरिसेलिस थ्योरम. यानी टोरिसेलिस का अगर फॉर्मूला वो है 2gh1 माइनस h2, अगर मैं h ले लूं so it's 2gh. So I would like to discuss. I could not find an analogy के ये क्यों सेम है. escape velocity और टोरिसेलिस थ्योरम में जो velocity का फॉर्मूला, velocity of water ejection one can say, तो वहां पे भी ये सेम फॉर्मूला पॉप अप होता है. So there has to be some link most probably. स्प्रिंग और टेंशन, स्प्रिंग में टेंशन होती है, so spring tension, yes. This is a chat question. Okay, work is negative and angle between F and D makes an angle of 70 degree cos theta. हमें पता है cos 0 पे 1 है,
उसके बाद कोस 90 पे 0 होता है और उसके बाद नेगेटिव की तरफ जाता है। या आप सिंपल कोस थीटा का ग्राफ अपने जेहन में रख लें कि पहले पीक है, उसके बाद वो मीन लाइन पे आएगा और फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा। सो कोस 90 पे 0 है और उसकी वैल्यू सेम रिपीट होगी 180 के बाद। सो कोस 270 पे भी 0 है, सो इट हैज टू बी 170 बिटवीन टू जीरोस वैल्यू। अब वो एग्जैक्टली कोई भी हो सकती है, 140 भी हो सकता है, हमें वैल्यू से कंसर्न नहीं, हमें सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव होने से कंसर्न है। ओके, किलोवाट आवर इज एनर्जी यूनिट ऑफ, अब किलोवाट बेसिकली पावर बता रहा है और आर जो है वो टाइम बता रहा है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ पावर इट हैज टू बी इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों ही नहीं दिए गए, सो वी हैव टू गो विद नन ऑफ दिस। Which of the following energy sources are non-renewable? कोल नॉन रिन्यूएबल नहीं है, हमें हर दफा एक दफा यूज हो जाएगा, वी कांट टेक इट अगेन। द सोलर सेल्स आल्सो कॉल्ड फोटोवोल्टिक सेल्स, दिस इज अ टेक्निकल वर्ड फॉर solar cells. The work done in lifting 9.8 meter cube of water through a height of 5 meter. This is one can say the most tricky question is this whole exam. सो और जैसे एक दो फॉर्मूले लगने थे उसमें, ट्रिकी इन अ सेंस। 9.8 है, अब ये वॉल्यूम है और हाइट दी गई है और इसको हम क्या करें, लिफ्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जब भी लिफ्ट करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mgh। जी और एच तो दिया गया है, मैस को मैं क्या कर सकता हूँ, मैस को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया गया है, डेंसिटी नहीं देगी, तो डेंसिटी वाटर की फिक्स होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। We have used in some numericals in chapter 6 I think. Okay, so volume 9.8 हो जाएगा and then G भी 9.8 हो जाएगा, H 5 हो जाएगा, तो one can simply solve it. I will just spacing it up, so इसका आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा by this formula. The value of solar constant is 1.4 kilowatt per मुरबा मीटर स्क्वायर। शहजाद ये अब ठीक है यूनिट, isn't? ये पहले आपकी correction थी। Okay, the weight, thanks for letting me know. Okay, the weight of the body at the center of Earth is 0. W is equal to mg. G at the center of Earth is 0, so it has to be. Okay, someone says 0.48. Okay, thanks. So since gravity at the center of Earth is 0, so the weight of the object will be 0, mg. Kilowatt per meter square. Kilowatt is basically power, and this is a meter square, which is area. So power over area is a unit of intensity. A man standing in an elevator is acted upon by two forces, one force of tension up and second force of weight downward. The lift is at rest and discuss. Okay. For the timing I'm too also क्योंकि control मेरे पास है। Okay, the lift is at rest. The relation between T and W, ये straightforward T is equal to W. So इसमें जितने भी possible cases है वो सारे मैंने discuss किए हैं। The lift is moving from ground floor to the third floor. The relation between T and W. So in this case lift हम assume कर रहे हैं कि पहले floor से वो third floor की तरफ जा रही है और accelerate कर रही है. So the parent weight be greater than the real weight. But there is a climax. So climax ये है कि रास्ते में जस्ट क्लाइमेक्स ये है कि रास्ते में someone stop it as a second floor. तो जब लिफ्ट को स्टॉप करेगा तो द लिफ्ट विल डेसेलरेट, यानी रहे तो वो दैट वाज एक्सेलरेटिंग, लेकिन द ब्रेक्स वन कैन से इन अ कार टर्म, अदरवाइज सिंपल वर्ड को डेसेलरेट करेगी। तो सेम फॉर्मूला जब आप उसमें पुट करेंगे तो वो ऑपोजिट रिलेशन बन जाएगा कि पेरेंट वेट इज लेस देन द रियल वेट। Same, lift is coming back from the third floor to the ground floor. The typical physics के apparent weight will be less than the real weight. लेकिन अगर again रास्ते में रोकेगा तो deceleration होगी. Deceleration mean the process will reverse or apparent weight will be greater than the real weight. So जब FSC में basically तीन केस ही डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन ये दो केस deceleration के उसमें add on हो सकते हैं. When the lift is freely falling, the apparent weight is 0. सो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम डी नन ऑफ दीज पे जाएंगे।
If momentum of a moving object is double, ये repeat है, it will become 4 times. अभी ये हमने formula discuss किया कि kinetic energy is equal to p square over 2m. बेसिकली ये चैट में किसी ने कहा कि ऊपर जा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए. बेसिकली अगर आप फॉर्मूला देखें जो t माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम में है, तो अगर एक्सेलरेशन डेसेलरेशन है तो दैट विल बिकम माइनस एम में. तो जब आप उसे माइनस को खत्म करेंगे तो दैट बिकम माइनस डब्ल्यू माइनस टी इज इक्वल टू एम में. सो वो बेसिकली नेक्स्ट केस बन जाता है. सो अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वही होगा, अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन द रियल वेट फॉर द लिफ्ट मूविंग अपवर्ड. लेकिन अगर वो डेसेलरेट करेगा, जो कि जब वो करेगा जब भी उसने किसी फ्लोर पे जाके रुकना है, सो इट हैज टू डेसेलरेट फर्स्ट, फुल स्पीड से तो नहीं जा सकता. सो फिर वहां पे वो आपका प्रोसेस जो रिवर्स हो जाएगा, which is usually not part of the FSC book discussed, लेकिन वो PPSC में पूछा जा सकता है. The work done by the centripetal force is 0, close path है, so आपका work done 0 होगा. The angular displacement covered by a body in half revolution of a circular path will be, the angular displacement covered by body in half revolution से मुराद 180 डिग्री है. 180 डिग्री होगा, if I am not wrong, it will be pi radian. 2 pi, यानी आप 1 revolution is equal to 2 pi radian, half will be, simply आप उसे divide कर सकते हैं. 1 geostationary satellites 120 degree of the longitude, that's why we use 3 geosatellites to cover the whole globe. Dimension of angular velocity same that of angular velocity होता है theta over t, omega is equal to theta over t, और थीटा की अगर हम डिमेंशन देखें वो होती नहीं है. So 1 over t has the same dimension as that of frequency, and if you remember omega is equal to होता है 2 pi f. So वहां से भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली भी, यानी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आप ये लगा के भी चेक कर सकते हैं. So it's 2 pi f. The direction of centripetal force is always towards the center. ये अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सॉरी फॉर अ बैड सर्कल, और ये सेंटर है, तो उस पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी ये होगी और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी. सो इट्स ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर. द फॉर्मूला द कैलकुलेट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज पेयर इज सेम. तो अगर आप देखें, आई थिंक यही है, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए स्लैश लगा हुआ, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर से मुराद एक ही है. तो दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सेम है. आई थिंक हाफ एम आर स्क्वायर है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप अबाउट डायमीटर इज, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप वैसे एम आर स्क्वायर, लेकिन जब उसको अबाउट द डायमीटर लेंगे तो दैट विल बी हाफ एम आर स्क्वायर. सो दैट विल बिकम इक्वल टू द अबव एज वेल. सो ये आप जरूर देख के जाइएगा. एक यानी गूगल पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज लिखते हैं तो वो 5 से 6 बॉडीज का बताता है कि अबाउट द डायमीटर, अबाउट द सम अदर एक्सिस. तो एफएससी की बुक में जो है उसमें थोड़ा सा 1-2 चीजें को मजीद ऐड ऑन किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्री पॉइंट. द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड द टोटल डिस्टेंस अलोंग द, तो डिस्प्लेसमेंट लेना हमने अलोंग द डायमीटर. अगर ये सर्कल है तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायमीटर है, सो दैट विल बी 2r. और टोटल डिस्टेंस अलोंग द सर्कल, अगर आप दायरे के ऊपर भागें, यानी या यूं कर लें एक दायरा बनाए धागे से, उसको फिर तोड़ दें तो उसकी लंबाई मालूम करें स्केल की मदद से, तो दैट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस, एंड सर्कमफ्रेंस इज 2 pi r. यानी दायरे की लंबाई को सर्कमफ्रेंस कह सकते हैं आसान अल्फाज में. सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल बी लेफ्ट विद 1:pi. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ग्रेविटी इज all of these okay, you can select more than one. Okay, wrapping of space, curving of space, ये दोनों ही according to Einstein. Invisible force नहीं है, that was according to Newton. The gravity concept of Einstein was correct, while that of Newton was wrong about gravity. So I will say false in a way के आइंस्टाइन यानी न्यूटन ने F = gm1 m2 over r के फॉर्मूला बताया, और उसने कहा कि ये जो है
आई डोंट नो कि ये क्यों है, बट इस क्वांटिटेटिवली इस तरह रिलेट कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने रीजन बताई कि जो कर्व और बेंडिंग है स्पेस में, दैट इज द रीजन फॉर दैट फोर्स। लेकिन इसमें जब यानी एफएससी की बुक के लिहाज से हम इसे यूं ले सकते हैं, लेकिन जब हम हाई लेवल पे जाएं, इसको जनरल रिलेटिविटी के लिहाज से पढ़ें, तो फिर हम इसको एज ए ट्रू भी ले सकते हैं। यानी जितना हम अपना विजन बढ़ाएंगे, यानी एक जनरल रिलेटिविटी या एक एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली, तो इसको हम ट्रू सेंस में भी ले सकते हैं। आइंस्टाइन ने जो कहा था ना, वो उसने इसको रॉन्ग ही तो प्रूव किया था न्यूटन को, क्योंकि न्यूटन कहता था कि ये यानी फोर्स ना है। जस्ट ये, यानी अगर हम लिटरेचर भी पढ़े ना, तो साइंटिस्ट नेवर से कि मैंने किसी का काम रॉन्ग किया है। जैसे कि आइंस्टाइन की आई थिंक कोट है, इफ आई हैव सीन सो फार इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स। कि हम यही कहते हैं ना कि अपडेट, जैसे हम वो स्पीड ऑफ नहीं, साउंड रॉन्ग पढ़ते हैं। मीन्स, नहीं रॉन्ग, हाँ। रॉन्ग मतलब ये नहीं कि रॉन्ग है, मीन्स कि उसने ये कहा था कि जो आइंस्टाइन सोच रहा था कि फोर्स इज अ ग्रेविटी, वो फोर्स ग्रेविटी नहीं है। हम्म। ठीक है, उसने उसने फिर लॉजिक्स दिए थे इस पे कि ये फोर्स ग्रेविटी नहीं है एक्चुअली। उसका हम्म। मतलब है फिर हम तो यही कहेंगे ना कि न्यूटन रॉन्ग है। नहीं, जो मेरी यानी जिस सेंस में इस क्वेश्चन को लिया जा रहा है वो ये है। अच्छा, ये वैसे ही 0 मार्क पॉइंट रैंक है। अच्छा, ये 0 पॉइंट्स है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, अच्छा, ये तो जीरो मैं है। जिस ये इसी वजह से ना किस पे डिस्कस ना करें। अच्छा, इसमें मैं जिस सेंस में लेना वो ये है कि देखिए, अगर ये रॉन्ग होता तो वी वर नॉट यूजिंग न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। अभी तक हम वही यूज कर रहे हैं बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स में, और सिंपल उसको कैरी कर रहे हैं ना हम चीज को। और आइंस्टाइन नहीं, उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही है, फॉर्मूला भी वही है, लेकिन वो फोर्स रीजन नहीं है ग्रेविटी की। ओके। ग्रेविटी की रीजन जो है वो स्पेस टाइम कर्व है, मतलब वो कर्व है, इस अच्छा, वजह अगर से हम वो उसे यूं ग्रेविटी। कहें कि स्पेस टाइम कर्व जो है वो काज है, और उसका जो इफेक्ट है उसको क्वांटिटेटिवली अगर देखना है, तो न्यूटन का ग्रेविटेशन फॉर्मूला हमें हेल्प करता है। तो नहीं यू नहीं बी नहीं राइट। नहीं, आप नहीं लगा सकते। आप ग्रेविटी इस तरह से नहीं फाइंड कर सकते, उस फॉर्मूले से आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं। जी जी, फोर्स ही, यानी एग्जैक्टली फोर्स को बात कर हाँ, रहे हैं। मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर ठीक उसका है। सेब जमीन पे गिरा था तो वो क्यों गिरा था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं, बल्कि वो क्यों जमीन की तरफ वो ठीक है, क्यों आ रहा यानी है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि हमारा जो पीपीएससी के स्टाइल में क्वेश्चन को ग्रेविटी से बेहतर हो सकता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी कॉन्सेप्ट से बेहतर क्वेश्चन में स्टेटमेंट हो सकती है कि फोर्स को अगर हम डिस्कस करें, तो जो तो वो हम्म। दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। यानी आइंस्टाइन उसे क्वालिटेटिवली बता रहा है, आइंस्टाइन उसे क्वांटिटेटिवली बता रहा है, एंड दैट वी एक्सेप्ट। लेकिन अगर सिंपल ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं, तो दैट इज बेसिकली वेग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हम्म। ओके। ओके, वेक्टर क्वांटिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, कोई बताएगा कौन सी वेक्टर क्वांटिटी इन तीनों में से? एंगुलर वेलोसिटी। यस, तो ये भी सिर्फ इंस्टेंटेनियस इसलिए लिखा गया है कि बुक में है कि सिर्फ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है। अगर आप ओवरऑल लेंगे तो वो चीज उस तरह वेक्टर की जो डेफिनेशन में नहीं रहती है, वो स्केलर है। सो जस्ट ओनली यस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अब इज वेक्टर। अबाउट 10 डिग्री, 10 डिग्री तक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और 10 डिग्री से एक्सीड अगर करेंगे तो फिर नहीं है, उस पे वेक्टर लॉज नहीं लगते। Okay, you can note it. It's a very important angle, or maybe can say threshold, 10 degree. Okay, the tangential and centripetal acceleration are always perpendicular. Centripetal acceleration is towards the center, and tangential is along the line. So it is perpendicular. Escape velocity of body is independent of the formula. देखें तो mass of body पे depend नहीं करती, बाकी factors पे depend करती है. All the food a person eat in one day, that लिखा हुआ है, one day has about the same energy as that of 1/3 liter of petrol. This is a knowledge based question. A geyser shoots water hourly at a height of 40 meters. The velocity with which it leaves the ground. So हमारे पास हाइट दी गई है, so जहां से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं और उसको रिलेट कर सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के साथ। सो इट विल बी GH इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। m जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, सो ये सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन का ये फॉर्मूला बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है। सो इट माइट बी
ये फॉर्मूला कहीं पेपर में यूज हो रहा हो तो जस्ट डायरेक्टली आप इसे कर सकते हैं। मजीद इसे डायरेक्ट करना चाहें तो v इज इक्वल टू 2gh। इंटरेस्टिंगली ये फिर इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया एंड टॉरिस-हेलिस थ्योरम वाला। ओके, सो इसमें आप वैल्यूज दर्ज कर दें। हाइट 40 मीटर है, 2 इंटू 40 80, 80 इंटू 10 100 800, और इसका जो भी अंडर रूट आता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट्स starting at rest falls to the ground from a height of 10 meters just before hitting the earth. What will be its kinetic energy? The kinetic energy will be equal to the potential energy, because maximum kinetic energy is equal to the maximum potential energy when it was at maximum height. So 3 into 10 30 into further 10 can be 300. So इसमें जो भी आप कैलकुलेट करें, it will be 294 I think. तो potential energy at height h is equal to kinetic energy at minimum height. A horizontal force of 200 Newton is applied to move a 50 kilogram cart across a 10 meter level surface. What is the work done by 200 Newton force? So दो तरह की फोर्सेस है, एक वेट है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, लेकिन हमसे जो पूछा गया दैट इज आस्क्ड ओनली फॉर 200 न्यूटन। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स में हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, वर्टिकल फोर्स में हमें हाइट चाहिए होती है। सो 200 into 10 will be 2000, so its answer will be A. An aircraft is flying straight and level with constant velocity relative to the ground. What is the resultant force acting on the aircraft? It should be 0, क्योंकि constant velocity है। So constant velocity का मतलब है कि जो उस पे force up लग रही है वो that should be equal to the downward, so the weight is 0. Okay, that's it. So ये आपका जो FSC का सेकंड था